हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे कैसे वो वर्क करती हैं, प्रोडक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से लॉन्ग एक्टिंग है, कौन कौन से शॉर्ट एक्टिंग है और उनके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। उससे पहले हमें एंजाइना पेक्टोरिस समझना होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेंगलिंग पेन, स्क्वीजिंग पेन, ये क्या है वीनस चेस्ट में, ये क्या है मायोकार्डियम इन्फेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ने से पहले कुछ हमारे जो कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो हमें आनी चाहिए। और जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने आप में एक जो है एक एक बड़े बड़े उनके पे लेक्चर बन सकते हैं और टॉपिक है अपने आप में, लेकिन हम आपको बेसिक बताएंगे क्योंकि हम एंजाइना पेक्टोरिस को पढ़ने से पहले अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं आती है तो हम ये हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। एक हो गया थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, ठीक है, एन्यूरिज्म, वेजोस्पाज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का हमें पता है, हम देखते हैं एथरोटिक प्लेग बन गया करके, ठीक है। इसमें भी अलग अलग होते हैं, एंटीमा मीडिया कहाँ कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो उस हिसाब से इसका नाम होता है। अभी हमें बेसिक एथेरोस्क्लेरोसिस समझना है। तो ये देखिए, हमारी कोई भी वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली ब्लड फ्लो करता रहता है। जो यहाँ पर हमारे एंडोथेलियम होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे मीडिएटर्स होते हैं, ऐसे इसमें जो हमारे एंडोथेलियम की लेयरिंग है ना, वो बहुत इसके 10 से ज़्यादा फंक्शन है। तो ठीक है, ये क्या करती है, एंटी प्लेटलेट होती है, तो प्लेटलेट अपना बहेगा, ठीक है, एंटी क्लॉटिंग होती है, बहुत सारे इसके इसमें प्रोस्टासाइक्लिन्स निकलते हैं, N2 निकलता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो को बहने में मदद करती है हमारी हम और अभी हम जब हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, एंडोथेलियम रप्चर होती है, तब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो हमें नॉर्मली देखना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है। यहाँ पे जो होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, फैट हो गया, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स और अपने जितने भी ट्रांस फैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। फिर यहाँ पे फोम सेल और वेस्कुलर कैपिंग ये सब हो जाता है, तो ये हार्डनिंग, एक प्लेग बन जाता है। तो क्या होगा, इससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है ये नैरो हो जाएगा ना, स्टेनोसिस हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी हो सकता है ऐसे करके। तो ये हमारा एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लेग बन गया, नॉर्मल सी बात है। इसी तरह से थ्रोम्बस देखते हैं हम। थ्रोम्बस भी आप एक क्लॉट समझ लीजिए, एबनॉर्मल जैसा बहुत थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर होती है, कोई अदर कॉज से हमारा ये थ्रोम्बस बन गया। ये भी क्या करेगा, हमारा थ्रोम्बस क्या करेगा, ये भी हमारा ब्लड फ्लो को अल्टर करता है, रोकता है, कम करता है, ठीक है। इस तरह से एम्बोलिज्म, यही अगर थ्रोम्बस, यही अगर प्लेग टूट के, ये गोला जो है टूट के, ठीक है, ये अपने स्थान से हट के यहाँ से यहाँ पे, सपोज यहाँ पे था तो यहाँ से हट के ये कहीं और जा रहा है, छोटी वेसल्स में जा रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। एम्बोलिज्म का थ्रोम्बो एम्बोलिज्म सबसे कॉमन है। इस तरह से इसके जैसा इसका ओरिजिन होता है, जैसे इसके काम होते हैं, उसी तरह इसके नाम होते हैं। जैसे गैसेस एम्बोलिज्म होते हैं, लिक्विड एम्बोलिज्म होता है, और आपका सॉलिड एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ओरिजिन के हिसाब से, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, काफ़ी इसके एम्बोलिज्म के बहुत सारे मतलब नाम होते हैं, बहुत सारी पैथोलॉजी होती है। तो हमें ये समझना है, एम्बोलिज्म एक गोला है जो अपने स्थान से टूट कर डिटैच होकर कहीं और जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पैथोफिजियो की बुक में देखा होगा, तो एक डायग्राम बने रहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल डायलेटेशन, मतलब कि जैसे ये आपका नॉर्मल वेसल है, यहाँ पे एक बलून टाइप जो रहता है ना, ये क्या है, हमारा एन्यूरिज्म है। या फिर इसका शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, जैसे इसका शेप है उसके नाम होते हैं एन्यूरिज्म के। और वैसे स्पाज्म समझ में आ रहा है, वेसल्स का स्पाज्म होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या कोई और पैथोलॉजी की वजह से। और तो ये वेसोस्पाज्म में हमारा जितने भी हमारे क्या कहते हैं, ये अपने जो कार्डियक डिसऑर्डर हैं उनके ये कॉज होते हैं, ठीक है। अब जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, इसके बाद हम देखेंगे अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई और थोड़ा सा हार्ट के वॉल्स, तो हमें ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जो एंजाइना पेक्टोरिस है। तो हम मानते हैं, सपोज करते हैं, हार्ट की ब्लड सप्लाई देखते हैं, मेन जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये देखें, हम बनाते हैं इसको, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो हमारे लिए लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा, कार्डियक डिसीज में हमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में पैथोलॉजी मिलती है। क्यों मिलती है, ये आप लोग सोचें और देखें कि
क्या इन दोनों में अंतर है, राइट वेंट्रिकल थिक है या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल थिक है, किसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ठीक है। और सिस्टोल के दौरान कहाँ से हमारा जो प्योर ब्लड निकलता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ही निकलता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल ही हमारी थिक होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में करेंगे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा कार्डियक पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है करके, ये भी हम देखेंगे। और ये तो मतलब अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा प्रोन होता है कार्डियक डिसीज़ के लिए। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, 90% जब हम बोल रहे हैं तो मैक्सिमम इधर होता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स होते हैं, 4 होती हैं इसकी वॉल। इसको दिखाते हैं हम। सपोज करो इसकी एंटीरियर वॉल है, ये इसकी लेटरल वॉल है, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है, और ये क्या है, इसकी मीडियल वॉल है, ठीक है। फिर आ गया इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारी 4 वॉल्स हैं इसकी। तो इसकी सप्लाई जो होती है मेन करके 3 आर्टरीज से होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम एंजाइना, इस्चीमिया, इन्फेक्शन और हमारे जितने भी पैथोलॉजीज़ हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जो हमारी जो इसकी हार्ट की जो सप्लाई होती है, 3 मेन कौन कौन से उसमें, एक होती है इसमें LAD, इसको बोलते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये एक ये होती है। दूसरी होती है हमारी नंबर 2 में होती है हमारी क्या, LCX, इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ़्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी। तीसरी हमारी क्या होती है, RCA, इसको बोलते हैं हम राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो 2 लेफ़्ट की होगी, एक राइट की होगी, ठीक है। अब इन वॉल को जो सप्लाई करती है वो हमें देखना होगा कि कहाँ पे पैथोलॉजी होती है। तो देखो एंटीरियर को तो हमारी सप्लाई करती है LAD, लेफ़्ट एंटीरियर ही है तो ये इसको सप्लाई करती है, ठीक है। इसी तरह से हमारी लेटरल को कौन करती है, LCX, लेटरल को सप्लाई करती है LCX, लेटरल वॉल को, ठीक है। पोस्टीरियर को कौन सप्लाई करती है, पोस्टीरियर को सप्लाई करती है RCA, RCA हमारे पोस्टीरियर को सप्लाई करती है। प्लस जो मीडियल है इसको दोनों तरफ से मिलता है, एक तो यहाँ से अपना एंटीरियर देती है, LAD देती है मतलब, ठीक है, मीडियल वॉल को, और एक RAC देती है, और राइट वाले को पूरा RAC देता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड ना हुआ हो तो। कुछ नहीं है, हमारे 4 वॉल्स हैं हमारी, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसका नाम से ही एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एंटीरियर को हमारी एंटीरियर वाली दे रही है, ठीक है, सप्लाई कर रही है, और इसी तरह से हमारा जो लेटरल है उसको लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी कर रही है, और पोस्टीरियर वाले को राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट वाले को राइट कोरोनरी आर्टरी, और अपना जो मीडियल वाले को, बीच वाले को, दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं, एंटीरियर भी और राइट वाला भी, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें जो हमारी जो ये 3 आर्टरी है, इनमें कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने बताया था, कोई गोल अपना जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, और या फिर कोई स्टेनोसिस है, या फिर कोई स्पाज्म है, या फिर हमारा एम्बोलिज्म है, ठीक है, जो हम मानते हैं कि ये पैथोलॉजी करता है, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके साथ साथ वॉश आउट भी होता है, मेटाबॉलिक वॉश आउट भी होता है उसका, जो हमारा डेब्रिज है वो भी बाहर आते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी हो रही है, तो जो 3 आर्टरीज है इनमें से 1, 2, 3 में कहीं भी पैथोलॉजी होती है, तो हमें इस्चीमिया, इन्फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, या फिर जो हमारा एंजाइना है, एंजाइना में क्या है, जो क्या है, परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है ना। परमानेंट ब्लॉकेज होगा, फिर ज़्यादा पैथोलॉजी होगी तो फिर आगे की कहानी हो जाएगी। तो एंजाइना एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट। तो ये हम बेसिक हमने समझा, ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट की है। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, एंजाइना में आते हैं हम। इसको 15 से 20 मिनट का लेक्चर रखेंगे, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, और अपना जो है एंजाइना के बारे में आपको पूरी जो है जानकारी देंगे। तो एंजाइना जो है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो हमें पता ही है कि एंजाइना का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंगलिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्ट्रेंगल होता है। पैक्टोरिस का मतलब क्या होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या थोड़ा पेन होना, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको, जो है भारी भारी सा लगना चेस्ट में, ठीक है, पेशेंट ये कंप्लेन करता है, तो इसको हम एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि एंजाइना के टाइप्स कितने होते हैं। एंजाइना के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स होता है, मोस्टली मेनली करके 3 टाइप पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। इसके 3 टाइप क्या क्या हैं, अभी आप सारा समझ जाएंगे अगर आप बेसिक चीज़ों को ध्यान देंगे, तो इसका अभी हमको पूरी पैथोलॉजी बताएंगे। एंजाइना के हमारे 3 टाइप हैं, कौन कौन से, सबसे पहले
स्टेबल एंजाइना, ठीक है, स्टेबल एंजाइना ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तीसरा क्या होता है हमारा, प्रिंजमेंटल या फिर वेरिएंट एंजाइना, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एंजाइना है, एंजाइना में हमारा चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट बहुत सारी छोटी मोटी कंप्लेंट्स लेके आता है, या फिर कई बार उसको सीवियर पेन भी होता है। तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है हमारे की कार्डियक पैथोलॉजी को, कि हम कार्डियक डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं या हमारा कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है ना, उससे पहले हम कुछ चीज़ें बताते हैं। उसमें होता क्या है, O2 सप्लाई और डिमांड, ये खेल होता है। कितनी डिमांड है, कितना तो हम सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सर्शन या फिर कोई भी हम वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इमोशनल एक्टिविटी करते हैं, डाइजेशन करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर हमें एनर्जी की, तो वहाँ पर हमें O2 की सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, O2 के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशनल चीज़ें भी चाहिए होती है, ग्लूकोज और सारी चीज़ें हमें जो चाहिए वो भी चाहिए होता है। इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए होता है, जो हमारा वहाँ पे वॉश आउट चीज़ें हैं उसको भी हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ही कमी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो और सारी चीज़ों की भी दिक्कत होती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। हाइपोक्सिमिया होता है तो उसमें केवल O2 की डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती है ज़रूरी, हार्ट को ज़िंदा रखने के लिए, हमारे मायोकार्डियम को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम स्टेबल एंजाइना की, ठीक है। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, हम देखते हैं इसमें पेशेंट प्रिडिक्टेबल रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसको। क्यों प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइना होता है ये आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप इमोशनल बिहेवियर करते हैं, इमोशंस आपके हैवी होते हैं आप पे, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, कोइटस करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपकी एनर्जी लगती है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, और अभी खाना जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इस तरह के जो भी हमारे काम होते हैं, वहाँ पे जो हमारा अटैक आता है एंजाइना का, या फिर एंजाइना का जो पेन होता है, वो उससे हम स्टेबल एंजाइना का समझते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो हमने एथेरोस्क्लेरोसिस मानते हैं इसका कॉज, ठीक है। एक अब समझाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, यहाँ पे 70% लगभग ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, ठीक है, लेकिन 30% जाता है। तो क्या होता है, अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं, रेस्ट में हैं, तो 30% आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब आप कर सकते हैं, अपना काम वाम कर सकते हैं, और मतलब लेटे हैं तो अपना देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, और सारे काम कर। जैसे आप इमोशन या फिर कोई ऐसा काम, आप खुशी हुई, अत्यधिक खुशी हुई, या फिर हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी, या फिर आपको भागना पड़ा, तो वहाँ पे आपको चेस्ट पेन हो जाएगा। क्योंकि जो है वहाँ पे हमारे मायोकार्डियम को क्या होता है, ज़्यादा उसकी सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स उनको ज़्यादा सप्लाई ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम पूरी कर नहीं पाते हैं, तो हमें ये अटैक्स आता है, पेन होता है, ठीक है, और चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। एक बात ये है। दूसरा क्या होता है इसमें, प्रेडिक्टेबल होता है, हमने जैसे बोला, हम इसको रेस्ट में नहीं होता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है, इसका पेन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 5 मिनट तक ये प्रोसेस करेगा आपका, ठीक है। 5 मिनट तक आपका ये रह सकता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ये रह सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम अगर इसको देखें तो इसमें हमारा जो है सिम्टम्स हमें वही मिलेंगे, जो चेस्ट पेन है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, यानी कि हमारा जो ब्रेस्ट बोन होती है ना, उसके पीछे पेन मिलता है, यानी कि जहाँ पर हमारे हार्ट की लोकेशन होती है, वहाँ पे इसमें हमें पेन मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, स्टेबल एंजाइना की दूसरी जो बात क्या है, ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और मतलब
इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी मतलब एक आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको जाना चाहिए और अपना जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी चीज़ें करानी चाहिए। तो स्टेबल एंजाइना का ये हमने देखा, पैथोलॉजी देखी कि कैसे कैसे होता है। और भी इसके कॉज है, जैसे नैरोइंग है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। एक चीज़ और आप लोगों को अगर समझ में आए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल तो सिस्टोल होता है ना, सिस्टोल, तो सिस्टोल के समय हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, जब सिस्टोल होगा तभी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक जाएगा सिस्टोल के दौरान, ठीक है। तो इस सिस्टोल के दौरान स्क्वीज होता है ये सारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, मायोकार्डियम की मसल सेल्स होती है, इनको भी तो स्क्वीज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी कोरोनरी, जो हमने बताया था कोरोनरी आर्टरीज जो होती है इसकी, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी है, ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर हमें एक्सरसाइज के दौरान या कभी भी हमें ज़्यादा जो क्या किए, अगर हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा तो इनको भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिंपल से इनको भी ज़्यादा O2 चाहिए होगा, इनके पास ज़्यादा O2 तो ATP बनेगी, ज़्यादा ATP बनेगी तो ये ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर यहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, समझ लो आप यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यहाँ तक मायोकार्डियम के सेल्स आपको पता है ब्लड इसको मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम इस पैथोलॉजी को सामने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। फ्रेंड आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है इस स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंजिमेंटल एंजाइना, इनकी क्या क्या फाइंडिंग्स है और इनके अनस्टेबल एंजाइना की क्या पैथोलॉजी है, और स्टेबल एंजाइना को भी हम पूरा करेंगे, प्रिंजिमेंटल को भी पूरा करेंगे, और ECG में इनकी क्या क्या जो है हमारे चेंजेस मिलते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, जल्दी ही हम दूसरा वीडियो लाएंगे, धन्यवाद।